हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यानी बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। इसके टेस्ट कब से शुरू हुए, बुद्धि को मापना किसने शुरू किया या किसने सोचा कि बुद्धि भी हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि आज हो सकता है हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दें, क्योंकि कल एक स्टूडेंटों ने क्वेरी की थी कि मैम बताइए और किस फील्ड में हम देख सकते हैं, तो बताएंगे क्योंकि 2025 का साल ऐसा साल है कि ये महाकुंभ का साल है। तो इसमें आपको स्नान करना ही करना है, ये मान कर चलिए और बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें स्नान करना है, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो जब आप इस तरह का सोच लेंगे तो मुसीबतें आएंगी, 100% आएंगे, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। बट वो आपका कुछ ना बिगाड़ सकें, ये आपका दृढ़ संकल्प ही कर सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि जितना आप अपने आप में दृढ़ संकल्पित हो सकेंगे उतना बाहरी वातावरण आपको डगमगा नहीं सकेगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं बुद्धि की। देखिए मैंने कहा था ना हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिनको मैं टाइपिंग करा रही हूँ, तो वही हैंड राइटिंग नोट्स हैं। तो हो सकता है मे भी आपको दिक्कत आए देखने में, बट टाइम की टाइम की इम्पोर्टेंस देख के मुझे लगा कि हैंड राइटिंग नोट से ही मैं अपना कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि टाइपिंग होगा फिर आपको मिलेगा तो वो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से आपके 40 या 60 दिन पहले, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल और केवल रिवीजन करना। क्योंकि पढ़े तो आप कहाँ से हैं, अगर आपने होम साइंस लिया है तो आपने 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, अगर आपने 6 से नहीं लिया होगा तो भी आपने BA से स्टार्ट कर दिया होगा। तो होम साइंस लगभग सभी पढ़े हुए हैं जितने भी कैंडिडेट हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उनका रिवीजन कितना है। एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपका पढ़ा हुआ, क्योंकि रिवीजन से ही आपके क्वेश्चन सही होते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है बिना रिवीजन के। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं 1879 में, ठीक है। 1879 की अगर बात की जाए तो विलियम वुड्स, जिनको यहाँ पे डब्ल्यू वुड्स भी कहते हैं, ठीक है। विलियम वुड्स की स्पेलिंग ये होगी, तो इसलिए देख लीजिएगा, क्योंकि जो अदर जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम हिंदी में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ इस तरह से टर्म बन जाते हैं। तो वॉन्ट की बात करें तो इन्होंने जर्मनी के कहाँ पे पूछा जा चुका है, यहाँ पे लिपजिंग, जर्मनी का एक लिपजिंग नगर था यानी शहर था, उसमें क्या करा था इन्होंने, नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कई बार साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मे भी होम साइंस में कम बनते हैं इसके आसार, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रथम साइकोलॉजी लैब कहाँ खोली गई थी। तो यहाँ याद रखेंगे जर्मनी में, अगर जर्मनी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लिपजिंग हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जैसे आप सपोज कहाँ पे हैं, भारत में, भारत का कोई भी राज्य होगा, कोई भी राज्य के अंदर फिर कोई भी जिला होगा, तो इस तरह से आप इसी तरह से यहाँ पे है कि आप जर्मनी ना मिले तब ऑप्शन में ये मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यानी सबसे पहले विलियम वुड ने यह सोचा कि हम बुद्धि को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक लैब बनाई, जो प्रयोगशाला बनाई, जो कहाँ बनाई, जर्मनी में, जिसको हम पहली बुद्धि मापन की प्रयोगशाला बोलते हैं। और वो जर्मनी का कौन सा शहर था, तो लिपजिंग था। फ्रांस में विने, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स थे, तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी तब मैंने बनाए थे, तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और टाइम टेकन कम है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे टॉपिक कवर है और टाइम भी मेजर हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम भी आपका सेफ है, इस तरह से ये टाइम टेकिंग कम है। तो फ्रांस में विने। अब बात करते हैं फ्रांस की, जर्मनी में हो गया। अब मतलब जैसे एक राज्य देखता है, जैसे उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड में हाल ही में क्या लगा, समान आचार संहिता लगी। उससे पहले केंद्र में थी, यानी गोवा में थी, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गोवा में थी, और दूसरा जो राज्य बना है पहला वो उत्तराखंड है, बट समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस में बिने की बात करें तो विंट ने, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, जिसने साइमन यानी सिमोन की सहायता से, एक साइमन थे साइकोलॉजिस्ट, उनकी सहायता से कौन सा परीक्षण, तो बिने साइमन बुद्धि, इसी तरह से आता है इसका नाम, क्योंकि बिने थे और साइमन थे, तो बिने साइमन बुद्धि
यहाँ पे मानक्रम का निर्माण किया, ठीक है। मेजर करने का एक स्केल बनाया जिसको कहा जाता है बिने साइमन स्केल। पूछा जाता है ये किसने बनाया, तो बिने ने और साइमन ने। टर्मन ने उसमें संशोधन करके उसे स्टैनफोर्ड विने, टर्मन ने क्या करा, उसमें संशोधन किया। कहाँ पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो स्टैनफोर्ड विने मानक्रम का नाम दे दिया। उन्होंने क्या करा, इसी को बिने साइमन स्केल को यानी इसमें मॉडिफिकेशन किया, कुछ नवीन तथ्य जोड़े और कुछ नवीन खोजों से अपने आप मतलब अपडेट किया इसको। तो उन्होंने नाम कर दिया स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इसका नाम कर दिया या मानक्रम कर दिया। इसी में बात करते हैं कि मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय बिने को प्राप्त है, यानी मानसिक आयु का विचार को आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो बिने को प्राप्त है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया है। पूछा जाता है बुद्धि लब्धि यानी आपका इंटेलिजेंस जो होती है उपलब्धि, जो बुद्धि लब्धि यानी मेजर करते हैं, उसको किसने रखा, तो IQ, इसको क्या कहा जाता है, IQ बुद्धि लब्धि यानी यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वालिटी या कहें कि यहाँ पे क्वांटिटी। तो इसको किसने मेजर किया, तो सबसे पहले टर्मन ने किया। इसका स्केल क्या है, टर्मन ने जो दिया है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु जो बच्चे ने टेस्ट में प्राप्त की है, जीवन या फिर वास्तविक आयु जो उसकी रियल एज है। मैंने एक बार कहा भी था, तो याद रखेंगे गुणा 100 करते हैं, तो यानी IQ बराबर, यहाँ पे IQ बराबर मेंटल एज एंड क्रोनिकल यानी उसकी शारीरिक एज गुणा 100, इस तरह से इसको मेजर करते हैं। तो ये जो नोट्स आप देख ही पा रहे हो आपको जल्दी ही क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, यदि एक बालक की मानसिक आयु क्या है, 10 वर्ष है, क्या है 10 वर्ष, और जीवन या वास्तविक आयु उसकी कितनी है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जीवन या वास्तविक आयु उसकी क्या है, 8 वर्ष है। तो बताइए कि उसका जो बुद्धि लेवल होगा या बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी, तो ये 125 हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से, तो IQ बराबर 10/8 गुणा 100 और यहाँ पे बराबर 125, ठीक है, क्योंकि एक बार गया और फिर क्या हो जाएगा, इनको आपस में काटेंगे तो कितना बैठेगा, तो 125 जब हम 100 से गुणा कर देंगे तब। चलिए, क्योंकि काटने के कई तरीके होते हैं, तो आप जो भी एग्जाम में जिस तरह से काट सकें आप उस तरह से संख्या को काटिए, काटना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की जो टर्मन ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार, क्योंकि किसी के भी वर्गीकरण पढ़ लो पर टर्मन का वर्गीकरण वेरीफाई है तथा टर्मन का वर्गीकरण ही मान्य है, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि को मापा किसने था या बुद्धि लब्धि का विचार या कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो टर्मन महोदय ने। तो यहाँ पे बात करते हैं, मैं कहती हूँ 140 से अधिक, तो वो क्या होती है, जीनियस, प्रतिभाशाली। वो बच्चा कैसा होता है, जीनियस होता है। आप इस टर्म को भी ध्यान रखते जाएंगे। 120 से 140 का बच्चा कैसा होता है, अतिश्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर होता है, ना कि जीनियस होता है। इसके बाद देखते हैं 110 से 120 जो अपने मार्क्स पाता है वो कैसा होता है, श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुपीरियर होता है। 90 से 110 का जो मार्क्स पाता है वो सामान्य बुद्धि यानी एवरेज होता है। उसके बाद 80 से 90 जो जिसकी बुद्धि होती है वो मंद बुद्धि यानी डलनेस होती है, उसके अंदर क्या होती है, डलनेस होती है। उसके बाद 70 से 80 के जो बच्चे होंगे 70 से 80 बुद्धि लब्धि के बीच वो जाएंगे क्षीण बुद्धि यानी फ्यूअल, यहाँ पे माइंडनेस होती है, क्षीण बुद्धि हो जाती है 70 से 80 के बीच। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ से वैसे कायदे से चलते हैं, अभी मैं एक बार ऐसे करा देती हूँ फिर नीचे से कराएंगे, क्योंकि याद करने के लिए आपको नीचे से चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 100, हमने यहाँ 80 से 90 की बात कर ली, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए एवरेज कितना होता है, 90 से 110 पाते हैं वो एवरेज होते हैं, जबकि जो 80 से 90 पाते हैं वो डलनेस हो जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश टर्म को भी आपको मंदबुद्धि। और उसके बाद 70 से कम क्या होता है, क्षीण बुद्धि हो जाती है, फ्यूअल यहाँ पे मिडनेस हो जाती है। उसके बाद 70 से कम निश्चित क्षीण हो जाती है, यहाँ पे डेफिनेट फ्यूबल्स मिडनेट्स हो जाती है। उसके बाद 50 से 70 की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगी, अल्प बुद्धि हो जाती है, मोरहंस हो जाती है,
ठीक है, इसको मूर्ख भी कह देते हैं। बट यहाँ पे बात करते हैं 20 से 25 और 25 से 50 तक की जो बुद्धि लब्धि है, यानी 20 से आप यहाँ पे चलिए सीधे 20 से 50 तक, तो ये मूर्ख बुद्धि यानी यहाँ पे इम्बिसियल्स हो जाता है। अब बात करते हैं इडियट। आपने मूवी देखी होगी, तो इडियट का मतलब होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 20 या 25 से भी कम होती है, वो क्या हो जाता है, मूर्ख, महामूर्ख यानी इडियट्स हो जाता है। तो आप जब भी किसी से इडियट्स कहें तो सोच समझ के कहें, तो क्योंकि इडियट्स का मतलब हो जाता है एकदम जिस तरह से आपकी लकड़ी होती है, जड़ अवस्था होती है, वो हो जाता है। 20 से 25, वहीं बात करते हैं 25 से 50, वहीं बात करते हैं 25 से 50, तो ये क्या हो जाती है, मूर्ख बुद्धि यानी यहाँ पे इम्बिसियल्स हो जाते हैं। वहीं 50 से 70 की बात की जाए तो यहाँ पे अल्प बुद्धि यानी मोडर्न्स हो जाते हैं। वहीं 70 से कम की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है आपका डेफिनेट वाले 70 से जिसने कम मार्क्स पाए वो 100% क्या है आपका क्षीण बुद्धि रखता है, यानी डेफिनेट यहाँ पे फ्यूवल्स यानी मिडनेस यानी उसके पास बुद्धि नहीं है, ये हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। 70 से 80 की बात करें तो ये हो जाती है क्षीण बुद्धि। 70 से 80 क्या है, क्षीण बुद्धि, जिसको कहते हैं फ्यूवल्स में यहाँ पे मिडनेस। चलिए बात करते हैं 80 से 90 की, तो ये हो जाती है मंद बुद्धि, यानी इसको कहा जाता है यहाँ पे डलनेस। इसी के बाद बात करते हैं 90 से 110 की, तो ये हो जाती है सामान्य बुद्धि, जिसके जो प्राप्तांक है 90 से 110 के बीच में आए, देखिए वो हो जाता है एवरेज यानी सामान्य बुद्धि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है 140 से अबव जिसकी बुद्धि आएगी वो जीनियस हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर बस यही पूछा जाता है 90 से 110 का, यानी किसी के मार्क्स 100 आए हैं तो वो किस तरह का है, तो आप बताएंगे एवरेज यानी सामान्य बच्चा है। सुपीरियर यानी श्रेष्ठ बुद्धि का क्या आंसर हो जाएगा, जिसके मार्क्स 110 से 120 के पास होते हैं। वेरी सुपीरियर कौन हो जाता है, 120 से 140 के पास। तो ये आपके कुछ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी 90 से आपको 80 से याद करने और 140 तक के आपको ये पता होना चाहिए, यानी मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। यानी यहाँ पे डलनेस कहते हैं ना, आप तो डल हो, तो डलनेस यानी मंद बुद्धि, और एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस, ये आपको पता होने चाहिए। और इडियट पता होना चाहिए कब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, काइंड ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर बात की जाए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को किसने दिया था, तो ये आरंभ किया था विनय ने। इसका संशोधन साइमन ने किया, इसीलिए इस परीक्षण को विनय साइमन परीक्षण कहा जाता है। विनय साइमन परीक्षण बस ऐसे पूछा जाता है। विनय साइमन परीक्षण प्रकार है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। विनय साइमन परीक्षण प्रकार है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल व्यक्ति परीक्षण का, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस परीक्षण का। चलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय अमेरिका में हुआ था, जब सैनिकों, अफसरों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए हम किसी सामूहिक परीक्षण का चुना जाता था, ठीक है। यानी वहाँ पे हमें क्या करनी थी, भर्ती करनी थी। व्यक्तिगत परीक्षण से करते तो युद्ध ही खत्म हो जाता, तो वहाँ सामूहिक परीक्षण के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के लिए व्यक्ति चुने गए थे अमेरिका में। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं के दो रूप होते हैं, भाषात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा टेस्ट आपका भाषात्मक है, कौन सा क्रियात्मक है। यहाँ से टेस्ट बस क्वेश्चन बनता है कि ये बुद्धि का प्रकार भाषात्मक परीक्षण है या यहाँ पर क्रियात्मक, तो आपको पता होना चाहिए। बस उसी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकल आता है। तो यहाँ पे हमने बात की थी आज बुद्धि परीक्षाओं की, यानी बुद्धि परीक्षाएं यानी इंटेलिजेंस टेस्टों की, और ये भी बात की तो सबसे पहले किसने मेजर की बुद्धि को और किसने लैब बनाकर मेजर किया, तो विलियम वुड्स थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला व्यक्ति कहा जाता है वुड्स को। तो याद रखिएगा कब स्थापित की थी, 1879 में। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि टर्मन ने क्या करा था,
बुद्धिलब्धि को जन्म दिया या बुद्धिलब्धि के विचार का जन्मदाता टर्मन को माना जाता है। तो IQ का फॉर्मूला क्या है ये पूछा जाता है। तो IQ बराबर होता है यहाँ पे मेंटल एज और क्रॉनिकल एज गुणा 100। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हमने देख लिया। और यहाँ पे अगली जो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी। और आगे वाली जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसी फील्ड से रखेंगे, जिसमें फ्राइड या किसी मनोवैज्ञानिक को रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।